हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। उसी श्रृंखला में जो आज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और आज 10वां प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि वालरस क्या है। तो ऑप्शन है इसका ए नंबर कांटेदार झाड़ियां, नरम काष्ठीय पेड़, या घास का मैदान, या एक ध्रुवीय जानवर। तो ये जो वालरस है दोस्तों, ये है एक ध्रुवीय जानवर। अब ये समझते हैं हम लोग ध्रुव क्या होता है और वहां पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। ये जैसे हम ग्लोब बनाते हैं और इसके बीचों बीच इस तरह से 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हुए जाती है। इसी प्रकार एक अक्षांश हम लोग यहाँ देखते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, और दूसरा अक्षांश हम लोग यहाँ देखते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे आता है 66.5 डिग्री साउथ। और ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तो पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। और यही ध्रुव पर जो जानवर पाए जाते हैं दोस्तों, उसी में एक जानवर का नाम है दोस्तों वालरस। और ये जो ध्रुवीय प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पे अत्यधिक ठंडा पड़ता है। अत्यधिक ठंडा क्यों पड़ता है दोस्तों? क्योंकि सूर्य का जो लिमिट है वो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक है। सूर्य जो लास्ट तक जो चमकेगा या जहां पर सूर्य जाके वो सीधी रोशनी अपना बिखेरेगा, वो है कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। जब कर्क रेखा पे रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उष्मा या गर्मी या प्रकाश महसूस होगा। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ध्रुव पर जो दिन और रात होता है दोस्तों, वो 6-6 महीने का होता है। 6 महीने का क्यों होता है? क्योंकि जब विषुवत रेखा के ऊपर जो सूर्य इधर आते रहेगा कर्क रेखा की तरफ, और फिर कर्क रेखा से इधर विषुवत रेखा के तरफ आएगा, तो इन दोनों जो क्षेत्रों के बीच में जब सूर्य रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे तिरछा प्रकाश ध्रुव पर मिलेगा। तो 6 महीना लगातार इसको धूप मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे 6 महीना का दिन होगा और यहाँ पे 6 महीने का रात होगा। फिर जब सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में 6 महीना रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 6 महीना के लिए दिन रहेगा और वहां पे 6 महीने के लिए रात रहेगा। और यहाँ पे इतना अत्यधिक ठंडा होता है दोस्तों कि यहाँ पे वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइकेन, काई, और जब गर्मी जब पड़ता है दोस्तों, तो वहां पे छोटी छोटी झाड़ियां भी दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय वनस्पति। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि लाइकेन। लाइकेन क्या है दोस्तों? तो ये है एक ध्रुवीय वनस्पति। लाइकेन कब बनता है? जब कवक और शैवाल आपस में जुड़ता है, या कवक या शैवाल का जो योजक कड़ी है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं दोस्तों। और लाइकेन या जो हवा की शुद्धता है या प्रदूषण का जो मापक है, इसको हम लोग लाइकेन के द्वारा प्रदूषण का मापन करते हैं। या जहां प्रदूषण रहता है दोस्तों, वहां पे लाइकेन का पनपना या लाइकेन का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो लाइकेन एक प्रदूषण का सूचक है। और इसके साथ साथ ये जो ठंडा प्रदेश देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जन जीवन काफी कम मात्रा में मिलता है। सिर्फ कुछ जीव जंतु ही रहते हैं वहां पे, और वे जीव जंतु जो रहते हैं उनके ऊपर बड़े मात्रा में फर देखने को मिलते हैं। फर होता है जो भी जंगली जानवर या जानवर के ऊपर कुछ रेशेदार जो बाल दिखाई देते हैं, उसको हम लोग फर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे दोस्तों, उनके शरीर पे या तो बहुत मोटी चमड़ी और या तो उनके शरीर पे बहुत बड़ा बड़ा फर देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, जीवों पर फर या मोटा चमड़ी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन सी जीव पाए जाते हैं दोस्तों, उसका हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं। एक तो हो गया वालरस, दूसरा हो गया दोस्तों सील, तीसरा हो गया कस्तूरी बैल, और फिर यहां ऐड कर लेंगे ध्रुवीय भालू,
लोमड़ी और उल्लू। तो ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी और ध्रुवीय उल्लू ये सभी ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ वालरस ये भी भालू के तरह का ही एक जीव है दोस्तों, जिसके आगे बड़ा बड़ा सा दांत निकला रहता है दोनों किनारे से, तो उसी को हम लोग वालरस बोलते हैं। फिर सील और कस्तूरी बैल, ये जो तीनों नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वालरस, सील और कस्तूरी बैल ये जो है एक प्रकार का ध्रुवीय जानवर है दोस्तों। आइए एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि ये जो ध्रुवीय प्रदेश है, पृथ्वी पर दो ध्रुवीय प्रदेश है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे अत्यधिक ठंडा मौसम या अत्यधिक ठंडा यहाँ पड़ता है। इसी कारण यहाँ जो जीव जंतु है दोस्तों, उनके ऊपर काफी बड़े मात्रा में फर और इनका जो चमड़ी होता है वो काफी मोटा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो ध्रुवीय वनस्पति है जो ध्रुवीय प्रदेश में उगती हैं, उसमें लाइकेन, काई, और जब हल्का हल्का गर्मी पड़ता है तो उस समय वहां पे कुछ झाड़ियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो ध्रुवीय जानवर है दोस्तों, उसमें वालरस, सील, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी और उल्लू आते हैं। आई होप कि आपको ये जो प्रश्न है और इसके साथ साथ जो ध्रुव के बारे में जानकारी है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बोर्ड पे छपे हुए सारे नाम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और इसको अपने दिमाग में रखिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है। तो मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है, उसका जो ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश का, अमेजन का, अफ्रीका का या गंगा मैदान का। सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो हनी सिंह का गाना से कि आई एम अ मेनियक, तो वो वाला मेनियक नहीं है, ये मेनियोक है। और यह एक भोजन का प्रकार है दोस्तों। और ये जो भोजन का प्रकार है दोस्तों ये है अमेजन वन का। अमेजन वर्षा वन, जब हम पुनः पृथ्वी का इस तरह से ग्लोब बनाएंगे और यहाँ से 0 डिग्री रेखा जाएगी जो विषुवत रेखा है दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ अगर हम समझते हैं कि ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये हो गया दोस्तों भूमध्य रेखीय प्रदेश। और इसी क्षेत्र में भूमध्य रेखीय वर्षा वन पाया जाता है। और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे ये अमेजन का वर्षा वन है दोस्तों। इसको हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वन है इसी अमेजन के वर्षा वन में पाया जाता है। और यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत मात्रा में होता है, इसीलिए अमेजन के फॉरेस्ट को हम लोग पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और यहीं पे यहाँ के जो निवासी है वहां के लोग मेनियोक नामक भोजन करते हैं। और ये मेनियोक आलू की तरह जमीन से उगाया जाता है दोस्तों। आलू और कण की तरह जो यहाँ का भोज्य पदार्थ है वही मेनियोक है, जो कि प्रमुख भोजन है अमेजन वर्षा वन का। ये आप नोट कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिलता है वर्षा वन, भूमध्य रेखी वर्षा वन, इसी में वर्षा वन मिलता है। और यहाँ दोस्तों ऐसा होता है कि सूर्य का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो सालों भर काफी हाई रहता है और सूर्य सालों भर सीधे प्रकाश इन क्षेत्रों को मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो गर्मी है या उष्णता है वो काफी मात्रा में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे वर्षा भी सर्वाधिक होती है। दिन में आपको 2 या 3 टाइम यहाँ पे वर्षा होते हुए मिल जाएगी। तो मौसम गर्म रहने के साथ साथ वहाँ की जो जलवायु है वो काफी आर्द्र रहती है। और वहाँ पे गर्मी ऐसा लगता है दोस्तों कि चिपचिपाहट तरीका का जो गर्माहट लगता है या गर्मी महसूस होती है, उसी तरह का गर्मी इन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है। और यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। और जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होगी, सूर्य का रोशनी आपको भरपूर मिलेगा, वहाँ पे जो वेजिटेशन है मतलब वनस्पति के लिए वो काफी फायदेमंद होगा। और इसीलिए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों ये काफी सख्त मतलब हार्ड, लंबे, और इनके जो तना होता है दोस्तों ये पतला और पत्ती काफी चौड़ी लगती है। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन का जो मतलब पेड़ पौधे पाए जाएंगे दोस्तों, इनका जो लकड़ी होता है वो काफी सख्त होता है और वे काफी लंबे होते हैं। और इनका जो तना होता है वो काफी पतला होता है और पत्ती काफी चौड़ी होती है।
वहां दिन में 2-3 बार वर्षा हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पे रहने वाले लोगों का घर किस प्रकार होगा? तो वहां पे जो छोटा छोटा घर रहता है दोस्तों, वो रहता है, घर रहता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। जो वहां छोटा छोटा घर रहता है दोस्तों, जो जहां पे वो आदमी रहते हैं, वे लोग मधुमक्खी के छत्ते की तरह अपना घर बनाते हैं, और इस साइड इस तरह से करके कि वहां पे जो वर्षा पड़े वो सड़क के नीचे चले जाए, तो वहां का जो घर है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह रहता है। लेकिन जब जहाँ पे सामूहिक रूप से लोग रह रहे हैं या किन्हीं का अच्छा घर है, जो अपार्टमेंट की तरह जो अपना घर बनाए हैं दोस्तों, वहां पे उन वर्षावन में, जो अमेजन में जो वो घर बनाते हैं या बड़े अपार्टमेंट, तो यहाँ लिखते हैं बड़े अपार्टमेंट को वहां लोग मल्लोका बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि मल्लोका क्या है दोस्तों, तो मल्लोका अमेजन वर्षावन का बड़ा बड़ा अपार्टमेंट या बड़े घर को हम लोग मल्लोका कहते हैं, और छोटा घर वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। एक बार पुनः हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मेनियक जो है वो अमेजन का प्रमुख भोजन है, और यह आलू या कंद की तरह होता है दोस्तों, जो जमीन से हम लोग निकाल के खाते हैं। और फिर जब अमेजन का चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखीय वर्षा वन के अंतर्गत ये वन आएगा, और भूमध्य रेखीय वर्षा वन के अंतर्गत जो क्षेत्र है दोस्तों, वो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ तक है। यहाँ पे उच्च गर्मी और उच्च वर्षा दोनों एक साथ दिखाई देता है। इसी कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वे काफी सख्त होते हैं, और वो उनका आकार काफी लंबा होता है, तना पतला होता है, और पत्ती काफी चौड़ा होती है। और वहां के जो बड़े अपार्टमेंट है दोस्तों अमेजन वर्षावन के, उसको हम लोग मल्लोका बोलते हैं, और जो छोटे छोटे घर हैं दोस्तों उनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन याद हुआ होगा। आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना है दोस्तों, वो है मेनियॉक और दूसरा है मल्लोका। मेनियॉक हो गया एक प्रकार का भोजन, और मल्लोका हो गया वहां के रहने वाले घर। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वो तीसरा प्रश्न है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए नंबर कूलम, बी नंबर है वोल्ट, सी नंबर है फैराडे, और डी नंबर है जूल। तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है फैराडे। कूलम जो होता है दोस्तों, ये होता है आवेश। विद्युतीय आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का, विद्युतीय विभवांतर का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वोल्ट। फैराडे होता है विद्युत धारिता का, और जो जूल होता है दोस्तों ये होता है ऊर्जा का मात्रक। एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं कि कूलम आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर या विभव का मात्रक होता है, फैराडे विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है, और जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, जिसका ऑप्शन है ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर कोलकाता, सी नंबर शिकागो, डी नंबर दिल्ली। तो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। यहाँ पे एक ऑप्शन है शिकागो। शिकागो में दोस्तों हुआ था 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन। तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 इसमें हुआ था अमेरिका में, जो शिकागो में, जो अमेरिका में स्थित है। और इसी 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और वहां पे संबोधित किया था। तभी से इनको जो प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त हुई दोस्तों, इसी विश्व धर्म सम्मेलन के उस ओजस्वी भाषण से। अब आइए हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से हम लोग के परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था दोस्तों, बर्थ डेट इनका है 12 जनवरी 1863, और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये हुई थी 4 जुलाई 1902। यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 39 साल ये जीवित रहे थे।
और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। आप लोग बताने का कोशिश करिए कि 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को, कमेंट में उसको लिखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था दोस्तों, जो बचपन का या जो मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था और इनके जो गुरु इनके थे रामकृष्ण परमहंस जी। ये काली जी के बहुत बड़े उपासक थे और इन्हीं के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी थे। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों, इनका जो मूल नाम था वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मूल नाम था दोस्तों वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। और इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बुक भी लिखा गया था, तो उस बुक का क्या नाम था? तो बुक का नाम था दोस्तों राजयोग और एक का नाम था कर्मयोग। तो राजयोग और कर्मयोग नामक जो पुस्तक थी दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ साथ स्वामी जी ने 2 अखबार भी निकाले थे, अखबार भी इन्होंने प्रकाशित किया था। एक था प्रबुद्ध भारत और दूसरा था उद्बोधना। ये जो उद्बोधना था दोस्तों ये बंगाली में लिखे थे और ये जो प्रबुद्ध भारत था ये अंग्रेजी में था दोस्तों। तो ये संक्षेप में हम लोग विवेकानंद जी के बारे में हम लोग जाने। आइए इसको पुनः हम एक बार देख लेते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। और स्वामी जी का जो जन्म था दोस्तों वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी जो इनका बर्थ डेट है या जन्म दिवस है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वो मनाते हैं 12 अगस्त के दिन। तो 12 जनवरी स्वामी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी जी का जो बचपन का नाम था या मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे जो काली माँ का बहुत बड़े उपासक थे। और रामकृष्ण परमहंस जी का जो मूल नाम था वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। और स्वामी जी द्वारा 2 बुक लिखा गया था दोस्तों, उसका नाम है राजयोग और कर्मयोग। और स्वामी जी द्वारा 2 अखबार भी प्रकाशित किया गया था जिसमें पहला अखबार था प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश में था और उद्बोधना बंगाली में था दोस्तों। और स्वामी जी ने शिकागो के 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका में हुआ था उसमें भाग लिया था। तो ये रहा दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न। आई होप कि आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है तो आप इसको काफी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में किसने किया था? उसका ऑप्शन है ए नंबर जोनाथन डंकन, बी नंबर विलियम जोन्स, सी नंबर राजा राम मोहन राय और डी नंबर मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया था। ये जो विलियम जोन्स है दोस्तों इन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में डेविड हेरे की सहायता से
की स्थापना किया गया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में डेविड हेरे की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था दोस्तों। और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना, BHU का स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट और महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों, वो है कि राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा डेविड हेरे की सहायता से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, लेकिन 1825 ईस्वी में अकेले राजा राम मोहन राय जी द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि बनारस में जो संस्कृत महाविद्यालय था उसकी स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में डेविड हेरे की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या BHU की स्थापना किया गया था। और राजा राम मोहन राय जी द्वारा अकेले ही 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया गया था दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पे कि छठा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्य विधानमंडल, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, में पीठासीन अधिकारी मतलब स्पीकर का जो चुनाव है वो कौन करता है। उसका ऑप्शन है मुख्यमंत्री, B नंबर राज्यपाल, C नंबर विधान परिषद के सदस्य और D नंबर विधानमंडल के सदस्य। तो राज्य विधानमंडल में जो स्पीकर होते हैं या पीठासीन अधिकारी होते हैं दोस्तों, उनका जो चुनाव होता है वो विधानमंडल के सदस्य करते हैं। और विधानमंडल में जो भी प्रक्रिया होती है, वाद विवाद होता है, बैठक होता है, तो उसका जो संचालन करता है दोस्तों वो स्पीकर या पीठासीन अधिकारी करता है। स्पीकर का पोस्ट हम लोग लोकसभा में लोगों को भी देखने को मिलता है। तो एक है आर्टिकल नंबर 93 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 178। तो आर्टिकल 93 जो है दोस्तों ये लोकसभा में स्पीकर को, तो लोकसभा में स्पीकर के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 93 और राज्य विधानमंडल में जो स्पीकर के लिए जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 178। तो 93 में लोकसभा के स्पीकर और 178 में राज्य विधानमंडल के स्पीकर का जो पद है वो दिया गया है दोस्तों, या उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ जो स्पीकर है दोस्तों वो किसको त्याग पत्र दे सकते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह समझते हैं कि ये जो स्पीकर हैं चाहे वो लोकसभा के हो या राज्य विधानमंडल के हो, वो जो त्याग पत्र देंगे दोस्तों वो देंगे डिप्यूटी स्पीकर को। और इसी प्रकार जो डिप्यूटी स्पीकर होंगे वे अपना त्याग पत्र स्पीकर को देंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य विधानमंडल के स्पीकर होते हैं उनका चुनाव विधानमंडल के सदस्य करते हैं। उसी प्रकार जो लोकसभा के स्पीकर है दोस्तों उनका चुनाव कौन करेगा, तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वे उनका चुनाव करेंगे। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका जो आर्टिकल है वो 93 है। और राज्य विधानमंडल के जो स्पीकर हैं वो जिस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे दोस्तों वो है 178। और जो स्पीकर है वे अपना त्याग पत्र डिप्टी स्पीकर को देंगे, यहाँ लिखते हैं त्याग पत्र। और जो डिप्टी स्पीकर हैं वे अपना त्याग पत्र स्पीकर को देंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे कि 7वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों का काम प्रदान करता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों ये 100 दिनों के लिए काम प्रदान करता है। साल में 365 दिन होता है दोस्तों, 365 दिन में 100 दिन काम जो है दोस्तों वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मिलता है। आइए अब समझते हैं कि ये जो मनरेगा है इसी को हम लोग नरेगा बोलते थे, जो आगे चल के मनरेगा हुआ दोस्तों। तो इसका जो अधिनियम है वो एक्ट कब आया था, तो मनरेगा का जो एक्ट था दोस्तों ये आया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। और जब लागू हुआ था दोस्तों उस टाइम इसका नाम था
नरेगा। अब हम लोग जब बच्चे थे तो उस टाइम हम लोग सुनते थे अपने मुखिया से या सरपंच के द्वारा या चाचा लोग के द्वारा कि नरेगा में लोग काम कर रहे हैं या नरेगा के द्वारा लोगों को मजदूरी मिल रहा है। तो उस टाइम नरेगा था, बाद में ये मनरेगा बन गया। तो नरेगा उस टाइम इसका फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म था नेशनल, NA से नेशनल, R से हो गया रूरल, रूरल, और E से हो गया एम्प्लॉयमेंट, और G से हो गया दोस्तों गारंटी, गारंटी, A से हो गया एक्ट। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसी को हम लोग नरेगा बोलते हैं दोस्तों, जो कि 2005 में आया था और लागू इसको किया गया दोस्तों 2 फरवरी 2006 को। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको कर दिया गया मनरेगा। ऐसे यहाँ MG लगा है, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। इसमें जो MG जुड़ जाता है दोस्तों, वो जुड़ जाता है महात्मा गांधी के लिए। बात बाकी यही नरेगा वाला जो फुल फॉर्म है यहाँ ऐड हो जाएगा। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि जो मनरेगा द्वारा होता है दोस्तों, उसमें कितने दिनों का काम प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों के लिए। और यह जो मनरेगा का एक्ट आया था दोस्तों, ये 2005 में आया था, लेकिन लागू हुआ 2 फरवरी 2006 में। उस टाइम इसका जो नाम था वो नरेगा था। नरेगा का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके इसको मनरेगा कर दिया गया। और मनरेगा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे कि 8वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। इसमें जो 8वां प्रश्न है दोस्तों कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसका ऑप्शन है मथुरा, चंपा, काशी या उज्जैन। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों, वो थी मथुरा। इसके साथ ये जो राजधानी है, आप ये बताइए कि चंपा किसकी राजधानी थी दोस्तों, काशी किसकी राजधानी थी, और उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो चंपा जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी अंग प्रदेश का, और अंग प्रदेश का। और काशी जो राजधानी थी दोस्तों, ये काशी राज्य की ही राजधानी थी, या काशी महाजनपद की राजधानी काशी ही थी। और उज्जैन या इसका अन्य नाम था दोस्तों माहिष्मति। तो माहिष्मति या उज्जैन ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो राजधानी थी दोस्तों, ये थी अवंती का। तो अवंती का राजधानी उज्जैन थी दोस्तों। इसी तरह आपको बताना है कि राजगृह ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये दोस्तों थी मगध का। इसी प्रकार जो श्रावस्ती था दोस्तों, ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती जो राजधानी थी, ये थी कौशल का। और आजकल जो हम लोग वैशाली बोलते हैं, वैशाली ये किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? तो ये थी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। तो एक बार पुनः इसको हम लोग देख लेते हैं। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चंपा जो राजधानी थी दोस्तों, वो अंग प्रदेश की थी। काशी की राजधानी थी। उज्जैन या माहिष्मति ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। राजगृह मगध की राजधानी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी, और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों। कुल महाजनपद की संख्या हम लोग 16 ज्ञात है कि कक्षा में हम लोग डिटेल से महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं 9th नंबर प्रश्न पे कि आज का जो 9th नंबर प्रश्न है वो क्या है दोस्तों। और आज का जो 9th नंबर प्रश्न है दोस्तों कि परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया कोण क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन है प्रसार कोण, घटना कोण, अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण से सामान्य सतह पर मापा गया जो कोण होता है दोस्तों, वो होता है परावर्तन कोण। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, ये सब क्या होता है। तो जब हम ऐसे सामान्य सतह को रखते हैं और यहाँ कोई जो प्रकाशीय स्रोत है
वहां से कोई किरण आती है दोस्तों, ये ऐसे, और फिर यहाँ से ये टकरा करके रिफ्लेक्ट कर जाती है या परावर्तित हो जाती है, तो ये परावर्तित किरण हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंस रे, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे इसके बीचों बीच में ये ऐसे खड़ा रहता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंस रे या घटित किरण भी कहते हैं दोस्तों। और ये जो तीनों बिंदु एक सतह पे या एक ही बिंदु पर यहाँ है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अभिलंब और आपतित किरण या इंसिडेंस रे या घटित किरण के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण या घटना कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है दोस्तों, उसको हम लोग आर द्वारा डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो हम लोग से पूछा गया है कि परावर्तित किरण मतलब परावर्तित किरण ये से सामान्य सतह पर जो मापा गया कोण है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और स्नेल का एक जो नियम होता है दोस्तों कि ये वाला जो कोण होता है और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन आई इजकल टू साइन आर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे कि 10वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो आखिरी और 10वां प्रश्न है दोस्तों, वो ये है कि निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क बल नहीं है मतलब संपर्क बल कौन सा है, तो उसका जो ऑप्शन है ए नंबर गुरुत्वाकर्षण, बी नंबर विद्युत बल, सी नंबर चुंबकीय बल या डी नंबर घर्षण बल। तो जो संपर्क बल नहीं है मतलब जो संपर्क बल है दोस्तों, वो है घर्षण बल। संपर्क बल हम किस बल को कहते हैं, जब जो वस्तु बल लगाती है और जिस वस्तु पर बल लगता है दोनों किसी क्लोज कांटेक्ट में या स्पर्श में हो, उसी को हम लोग संपर्क बल बोलते हैं। और जिसमें जो वस्तु बल लगा रही है और जिस पर बल लग रहा है उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है या आपस में कोई क्लोज कांटेक्ट या स्पर्श नहीं है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं असंपर्क बल। जब हम घर्षण बल की बात करेंगे दोस्तों, जैसे ये जो मार्कर है और ये जो हथेली है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं या कनेक्टेड हैं या एक दूसरे को टच कर रही हैं, और इसी प्रकार जो ये लुढ़क रही है जो मार्कर, इस पर हथेली विरोध में कुछ ना कुछ बल लगा रहा है, उसी को हम लोग घर्षण बल बोलते हैं दोस्तों। तो घर्षण बल कहीं ना कहीं यहाँ पे ये किसी कंटेक्ट को या इसके स्पर्श को दर्शाता है, इसीलिए जो घर्षण बल है दोस्तों वो असंपर्क बल नहीं है, ये संपर्क बल है, और बाकी ये तीनों असंपर्क बल है। तो ये रहा आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। अब तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, और आई होप कि आप लोग ये जो प्रैक्टिस सेट है उसका नोट्स बना रहे हैं। जैसे जैसे आपका जो एग्जाम नजदीक आते जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे यदि आप सिर्फ और सिर्फ इस नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस और एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिला सकता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे आने वाले दिनों में हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग 10 क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे हम लोग करंट अफेयर्स को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के या हिंदी को लेकर के सेपरेट वीडियो भी हम लोग लाया करेंगे, और ये सब
और एग्जाम आने में जब सप्ताह दिन या 10 दिन बचेगा दोस्तों, उस टाइम हम लोग एक फुल प्रैक्टिस सेट मतलब 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट रखेंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में मैच करेगा या एग्जाम से रिलेटेड वो प्रैक्टिस सेट होगा, उसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। यदि आप इस वीडियो को या प्रैक्टिस सेट को या ये जो मेरा एफर्ट है, ये जो आपको आपके पढ़ाई में यदि थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए और मेरा भी जो हौसला है उसको बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। धन्यवाद।